आज ये स्वतंत्रता दिवस 67 स्वतंत्रता दिवस जो आया है, ये कुछ उदासी और कुछ निराशा के क्षण लेकर आया है हम लोगों के बीच में। उदासी इस बात की कि पिछले 2 महीने में जो उत्तराखंड में हुआ उसकी छाया हम सब के ऊपर है। उसके बादल अभी भी मंडराते हुए देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा अनेकों आती हैं और अनेकों कहर बरसाती हुई आती हैं, पर इस आपदा ने तो निरंतरता के साथ ऐसा आक्रमण किया है कि जैसे सोते से पकड़ा और उसके बाद छोड़ा नहीं, आखिर तक नहीं छोड़ा। हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो हमें दंड मिलना चाहिए, पर ये दंड इतना ज़्यादा मिल रहा है इस समय कि पूरे के पूरे देश, पूरे के पूरे भारत, पूरे विश्व में इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। सभी लोग परेशान हैं कि प्रकृति इस तरह से क्रुद्ध क्यों हो गई है, प्रकृति इस तरह से नाराज क्यों है। प्रकृति के इस प्रहार के साथ साथ हमें उन शहीदों का, उन नौजवानों का भी ख्याल आता है जिन्होंने जान गंवा दी। इसमें वे शहीद से कम नहीं कहे जा सकते जिन्होंने की सेवा करते करते अपनी जान गंवा दी। और उन सिपाहियों का भी ख्याल आता है, सेना के उन जवानों का भी ख्याल आता है जिन्होंने कि एक सीमा होते हुए भी 6 घंटे से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी 12-12, 14-14, 15-15 घंटे फ्लाई करके, बार बार फेरे लगा करके हेलीकॉप्टर से जितने ज़्यादा हो सकते थे उतने ज़्यादा तीर्थयात्रियों को निकाला। अधिक से अधिक तीर्थयात्रियों को निकाल करके उन्होंने वास्तव में एक कीर्तिमान स्थापित किया, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है कि ये हमारे जब तक जाबाज जिंदा हैं, जब तक हमारे देश के ये सैनिक जिंदा हैं, तब तक किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, तब तक किसी को असुरक्षित रहने की ज़रूरत नहीं। देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं होती, बल्कि देश की सुरक्षा हमारे ये सैनिक, ये सिपाही, ये जाबाज लोग अंदर भी करते हैं, घर के अंदर भी करते हैं। घर के अंदर जिस तरह से करते हैं उसको आपने देख लिया। हमें उनकी भी याद आती है जिन्होंने घर के परिवार के सदस्यों को खो दिया है। परिवार के सदस्य देखते देखते उनकी आंखों के सामने बह गए, पूरे चले गए, घर बह गया, घर निकल गया, हाथ से निकल गया सब कुछ, जो कुछ जमा पूंजी थी वो सब निकल गई। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े होटल ध्वस्त हो गए। छोटे छोटे मकानों को कौन पूछता। ये जो विभीषिका बरसी है मित्रों, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए चुनौती लेकर आई है कि हम फिर से नया भारत निर्माण करें, भ्रष्टाचार से मुक्त, आपदाओं से मुक्त, और एक प्रकार का ऐसा जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता मिले और प्रकृति का हम सम्मान कर सकें। प्रकृति का यदि सम्मान करते हैं तो हमने गंगा के बेट में अलकनंदा और भागीरथी की गोद में अनावश्यक रूप से निर्माण न किए होते। हम लोगों ने ऊर्जा पाने की जल्दबाजी में, एयर कंडीशन घरों में सोने की जल्दबाजी में, बिजली पाने की, ऊर्जा प्रदेश बनाने की जल्दबाजी में कितना नुकसान किया है मित्रों, ये किसी की कल्पना में नहीं है। अरबों अरबों का नुकसान हुआ है। पैसे से इसकी भरपाई नहीं हो सकती। जो नुकसान हो गया है वो लोगों के दिलों में घाव बनकर एक तरह से नासूर बन गया है, और वो नासूर बार बार टोसता रहेगा उनको, बार बार उनको परेशान करता रहेगा कि ये जो हुआ है ये उसी स्थान पे हुआ जहाँ हम रहते थे वर्षों से, नहीं बल्कि न जाने कितनी पुश्तें नहीं, हमारी पुश्तें यहीं रहती चली आई हैं। हमारे दादाजी यहीं रहते थे, दादा के दादा भी यहाँ रहते थे। वो घर उनके सामने बह गए पूरे पूरे। हम लोगों ने देखा है उस चीज़ को, पिछले 2 महीने में देखा है कि किस तरह से इसका प्रभाव हरिद्वार पे पड़ा है, शांतिकुंज पे पड़ा है। किस तरह से इससे प्रभावित लोग शांतिकुंज आए और यहाँ आकर के गए नीचे। हम लोगों ने राहत के काम चलाए, राहत के कार्य किए, जो भी कुछ हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने करने की कोशिश की। मित्रों, इतने भर से कोशिश से काम नहीं चलेगा। ये तो पूरे माहौल को ही बदलने की बात है, पूरी फ़िज़ा को बदलना है। पूरी फ़िज़ा को बदलने के लिए सही अर्थों में हम लोग को एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक वातावरण बनाना पड़ेगा क्रांतिकारी, जिसमें कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोग ये समझ सकें कि कुछ पैसे वालों की, कुछ सियासतदारों की, कुछ नेताओं की और
भूमाफियाओं की नहीं चलेगी, बल्कि हमारी भी बात चलेगी, हमारी ही बात चलेगी। ईमानदार लोगों की बात सुनी जाएगी। 66 साल बाद यदि ये आश्वासन न दे पाए हम लोग अपने देशवासियों को, तो फिर बेकार है इस देश में। उस देश में, जिस देश में भगत सिंह और बिस्मिल जैसे लोगों ने अपनी जान गंवा दी केवल देश की आज़ादी के लिए। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के तात्या टोपे से लेकर के आज़ाद से लेकर के गांधी से लेकर सब लोगों ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि वो इस देश को आज़ाद देखना चाहते थे। आज़ाद ऐसा नहीं जैसा आज हम कल्पना कर रहे हैं मित्रों, ये आज़ाद देश नहीं है। इस आज़ाद देश में एक IAS ऑफिसर लड़ती है और लड़ती है रेत माफिया से, खनन माफिया से, तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, जेल जाने की धमकी दी जाती है। उसके पति का भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको भी दंडित किया जाता है। ये कौन सा देश है? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विकृतियों का से भरा हुआ देश है। इस विकृतियों से भरे हुए देश को हमें बदलना होगा, पूरी तरह से बदलना होगा। और इस विकृतियों से भरे देश को बदलने के लिए हमारे गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किसी ज़माने में अपने दांत में झंडा थामा था और किसी ज़माने में उन्होंने आज़ादी के मतवाले के रूप में श्री राम मत नाम की उपाधि प्राप्त की थी और ढेर सारे आज़ादी के काम ऐसे किए थे जो कि उस ज़माने में बड़े मशहूर हुए। मित्रों, ये जो देश है हमारा, ये बहुत विलक्षण देश है। इसने किसी पे आक्रमण नहीं किया आज तक। कुल मिला के पाकिस्तान की सीमा से सियालकोट की दूरी 17 किलोमीटर है और लाहौर 145 किलोमीटर है। सियालकोट से लाहौर की मंजिलें, लाहौर के बड़े बड़े भवन दिखाई देने लगते हैं। हमारी सेना सियालकोट तक पहुंच गई थी और पूछा गया 65 के युद्ध में कि क्या किया जाए, तो बोले प्रधानमंत्री लाइन पे नहीं मिल पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आदेश पाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी सेना को प्रधानमंत्री के अगले आदेश के बाद वापस लौटने का आदेश दिया गया कि वापस लौट जाए, हमें आक्रमण नहीं करना। हम आक्रामक नहीं हैं, आक्रामक सत्ता ये देश कभी रहा ही नहीं। इस देश में अशोक जन्मा जिसने कि आक्रमण करके न जाने कितनों का खून किया और उसके बाद वो बदल गया और बदलने के बाद ऐसा बदला कि उसने फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस देश ने आक्रमण किया नहीं बल्कि आक्रमण सहा ही सहा है। हमारे देश में शक और हूणों के आक्रमण होते रहे। मुस्लिमों ने समय समय पर आक्रमण किए, यवनों ने आक्रमण किए। पाकिस्तान को न जाने क्या सोचती है कि जब चाहे तब वो हमसे लड़ बैठता है। जब वो आता है, जैसे कोई बच्चा आके आपसे 2-3 बार छेड़े आपको और आप अच्छे ज़बरदस्त हों और आप चाटा मार दो उसको, तो चाटा मार के वो रोता हुआ चला जाता है चाटा खा के। पाकिस्तान भी ऐसे हर बार आता है, चाटा खा के रो के चला जाता है और फिर से घुड़के दिखाता है, बंदर घुड़के दिखाता है, नहीं हम फिर आक्रमण करेंगे। आखिर किसके भरोसे, किसके बदौलत? उन सब लोगों की बदौलत जिन लोगों ने विभिन्न लोगों को जन्म दिया है, जिन लोगों ने पूरे देश को बेच दिया है पूरी तरह से। आखिर किस आधार पर? मैं भी परसों हवाई जहाज से उतरा, मेरे साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख बान की मून भी थे। उसी फ्लाइट में, उसी क्लास में मेरे साथ बैठे हुए थे। मेरी उनसे थोड़ी देर बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं भारत में रह चुका हूँ, भारत की मैं बहुत सराहना करता हूँ, भारत शांतिप्रिय देश है। और भारत की मैं किन शब्दों में तारीफ़ करूं, पर मैं क्या करूं, कुछ राजनीति के दांव पेच कुछ ऐसे हैं कि मुझे भारत में जाके पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान उतरे, पाकिस्तान से उतर कर चीन गए हैं, 2 दिन वहाँ रहे हैं और फिर चीन गए हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान जैसे देश से भारत कई मायनों में, अनेक मायनों में ऊंचा है और उस पर जो बराबर आक्रमण हो रहा है, अभी आपने देखा होगा हमारे 5 जवानों को गोली से मार दिया गया। धोखे से मारना, पीठ पीछे गोली चलाना, ये उनकी शान रही है हमेशा। ये इसको वो शान की बात समझते हैं। ये आज की आज़ादी के दिन हमें वो सब सैनिक याद आते हैं और हमारे देश का गौरवपूर्ण अतीत याद आता है कि हमने जब किसी पे आक्रमण नहीं किया तो लोग हम पे आक्रमण क्यों करते हैं। या हमारे देश में हमने किसी के ऊपर जबरन गोली नहीं चलाई तो फिर हम पर गोली क्यों चलाता है कोई। हमारे देश में क्यों ऐसे कायराना आक्रमण होते हैं जिसमें कि निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो,
चाहे गुवाहाटी हो, इन सब तरह के जो आक्रमण हैं इसके माध्यम से हम सबको एक संदेश ये मिलता है कि हमें हमेशा साहसी, बलवान और सतेज बना, बिल्कुल ऐसा बना रहना पड़ेगा कि कहीं भी किसी तरह की कोई घटना न घटने पाए। इसके लिए हम सब के सब सतर्क रहें, सतर्क बिल्कुल, कहीं किसी तरह की घटना से किसी का मनोबल न गिरने पाए। ये आपको और हम सबको सोचना है। हम केवल पीले कपड़े में घूमने वाले या सफ़ेद कपड़ों में चलने वाले आप लोग केवल युग सैनिक ही नहीं हैं, और केवल हम लोग गुरुदेव के मार्गदर्शन में काम करने वाले इस इतने बड़े मिशन विचार क्रांति अभियान के हम प्रस्तोता हैं, स्वयंसेवक हैं। तो हम लोगों को सबको ध्यान रखना है कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इस समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को आश्वासन देने की कि हम जब तक हम हैं तब तक हम किसी को गिरने नहीं देंगे, जब तक हम हैं तब तक किसी को हिम्मत नहीं टूटने देंगे। मित्रों, हमने भी उत्तराखंड के लोगों को आश्वासन दिया है कि हम तुम्हें टूटने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें पूरी तरह से पुनर्वास की स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। लोगों ने इसको केवल 4 धाम यात्रा का एक हादसा मान लिया, जबकि ये हादसा नहीं है, एक संस्कृति पे आक्रमण है, एक संस्कृति तहस नहस हो गई पूरी। अगर आप कभी उस मार्ग पे गए हों तब आपको पता चलेगा कि पंच केदार, पंच बद्री और ये पूरा क्षेत्र जो है कितना पावन क्षेत्र है। इस क्षेत्र पे जाने के बाद पता चलता है कि इस क्षेत्र की कितनी उपेक्षा हुई है। विदेश में लोगों को जब मैंने कहानी सुनाई उत्तराखंड की, आप आश्चर्य करेंगे। मैंने पहले दिन जाते ही सबसे पहले तो मैंने ह्यूस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, टेक्सास में, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू जर्सी में ली। न्यू जर्सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकतर लोग जितने भी थे, अमेरिकन भी आए थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारतीय समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, आपने हमारी आंखें खोल दी। मीडिया जो बताता रहा उस पर हमने इतना विश्वास नहीं किया, पर आप जो बता रहे हैं अब उस पर हमें विश्वास हो रहा है कि वास्तव में बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। और ये पूरी संस्कृति को, पूरी सभ्यता पे मैंने उनको बताया कि हिमालय है तो भारत है, हिमालय है तो आप लोग हैं, गंगा है तो आप लोग हैं और गंगा है तो हम लोग हैं, नहीं तो गंगा नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। गंगा को मिटाने का पूरा षड्यंत्र विभिन्न बांधों के द्वारा किया गया। बांधों के द्वारा बिजली चाहिए, किसको नहीं चाहिए, पर सुरक्षित ढंग से चाहिए। मैं इतने देशों में गया हूँ, इतने देशों में मैंने देखा है, पर कहीं भी पहाड़ों से उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टनल्स बनाई हैं, और टनल बना करके मार्ग को इतना सुरक्षित बनाया है कि किसी भी मार्ग में कभी मलबा नहीं गिरता है। हमारे देश में भी दक्षिण भारत में टनल वाले मार्ग के माध्यम से पूरा के पूरा एक रेलवे का रूट बना है, साउथ वेस्ट रेलवे, जो कि कोंकण रेलवे कहलाती है। बड़ा सुंदर रास्ता बना है, बहुत ऊंचाई पे जाने वाली रेलवे बनाई है। हमारे ही देश में, हमारे ही परिजनों, हमारे देश के नौजवानों ने कश्मीर में बनीगुंडा तक और बनिहाल तक रेलवे की पटरी दौड़ा दी है। सबसे ऊंचा देश का, विश्व का, एशिया का ही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पुल वहाँ बनने जा रहा है मित्रों, सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतना बड़ा काम कर दिखाने का। और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मैं कहूँगा तो मित्रों, सबसे संवेदनशील राज्य उत्तराखंड और सबसे संवेदनशील राज्य हिमाचल है, 2 हैं। तो हम लोगों को एक जनबल बनाना पड़ेगा, मनोबल क्रिएट करना पड़ेगा, अपने ही लोगों का इकट्ठा मनोबल, जिसमें कि हम लोग सब मिलजुल करके एक प्रयास करें, और मिलजुल करके प्रयास करके हम सरकार को सचेत करें, सरकार से कहें इसकी प्राथमिक आवश्यकता है। सरकार की प्राथमिकताएं अन्य भी हैं, मैं मानता हूँ। भूख से लड़ाई, निरक्षरता से लड़ाई, बढ़ती हुई महंगाई से लड़ाई, बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस से लड़ाई, परंतु इससे ज़्यादा जो उनको संघर्ष करना है जो विषमता फैली हुई है समाज में, उससे। आप कल्पना कीजिए कि मैंने एक लेख लिखा था, उस लेख को कई पत्रिकाओं में भेजा भी था, छपा भी था, अखंड ज्योति के लिए लिखा था मैंने 2007 में, ये कैसा देश, ये किसी आज़ादी। उस लेख के बाद मैंने और भी अपडेटेड लेख 3-4 लिखे हैं सामयिक चिंतन के अंतर्गत। उसमें मैंने बाकायदा डेटा जो दिए हैं वो भारत सरकार के आंकड़े हैं। चुनाव आयोग में जितना पैसा उन्होंने शो किया है कि हमारे पास इतना पैसा है, अगले चुनाव में उससे जस्ट 3 गुना पैसा उनके पास हो गया। ये 3 गुना पैसा कहाँ से आ गया? आखिर कौन सा आप हारूंगा
खजाना मिल गया आपको, कौन सा ऐसा खोया हुआ खजाना मिल गया जिससे कि आपको पूरा के पूरा आप अमीर हो गए? भ्रष्टाचार की कमाई। मित्रों, इसी लड़ाई में हम जो भी लड़ता है उसके साथ है, और उसके साथ लड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष हम करेंगे, और भ्रष्टाचार को जड़ से मुक्त कराने के लिए, राष्ट्र को पूरी तरह से आज़ादी दिलाने के लिए जितना कुछ हो सकता है उतना कुछ अपने आप से शुरुआत करेंगे। हम लोग अपने आप से शुरुआत करेंगे, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और एक आवाज़ फैलाएंगे, वातावरण में फैलाएंगे, ताकि जमाना जाने गायत्री परिवार वही काम कर रहा है जो कि वास्तव में इस समय अनिवार्य है। एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आप सब युवा हैं, अपनी उम्मीदों को खोना मत, अपनी उम्मीदों को गंवाना मत। मैं समझता हूं कि नाउम्मीदी से बड़ा और पलायन की दृष्टि से भागने से बड़ा और कोई अपराध या पाप नहीं है। पर मैंने शुरुआत ही कैसे निराशा और इससे की। मैंने इसलिए की कि आज का दिन उत्साह का दिन हुआ करता था, हर एक के हाथ में झंडा, हर एक के हाथ में झंडा, और देशभक्ति के गीत ऐसे जोर जोर से ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए गाए जाते थे। कि आज ऐसा दिन क्यों आया? ये हमारी पिछले 2-3 महीने की घटनाक्रमों के कारण। इसके अलावा भी घटनाक्रम रोज घट रहे हैं। अब ये जब तक नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों के मन में सचेत होने की प्रक्रिया नहीं जागेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक तरह से कुंभकर्ण के सामने ढोल बजाने की बात हो रही है पूरी की पूरी। जो भी होगा जनता से होगा, और जनता इलेक्शन के समय वो जनता सामने नहीं आती जिस जनता को जागरूकता की चिंता है या जिस जनता को जनता की चिंता है। इलेक्शन के समय केवल वही लोग आते हैं सामने जिनको रात को शराब पिलाई गई है और आज पैसा दे करके कहा गया ये वोट डालना है। बस वो लोग उनके भरोसे कुल 23% वोट से जीतती है सरकार। बस 23% वोट मिल गए तो इसका मतलब ये है कि जीत जाएंगे। बस 100 में से 23 से बहुमत बन जाता है। टुकड़े टुकड़े मिलकर के सारे दल बन जाते हैं, और अनेक दल मिलकर के एक राजनीतिक पार्टी बन जाती है, और वो गठबंधन बन जाता है और वो सरकार चलाता है। मन मर्जी से चलाता है सरकार, अपनी मन मर्जी से। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ए हो चाहे बी हो चाहे जेड हो, सब पार्टियां इस रंग में रंगी हुई है। तो क्या करेंगे डॉक्टर साहब? आप नई पार्टी खड़ी करेंगे? नई पार्टी नहीं, हम मतदाताओं को जगाएंगे, लोकतंत्र को जगाएंगे। गुरुदेव ने लिखा है, जनता को जगाओ, प्रजातंत्र बचाओ। प्रजातंत्र बचाओ, प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज उस शपथ को दोहराने की कोशिश करें, इस राष्ट्रीय झंडे के सामने, उस आद्य शक्ति के सामने, उस गुरु सत्ता के सामने, जिस गुरु सत्ता ने इसके लिए संघर्ष किया। उस जमाने में जबकि निराशा के क्षण थे, 29, 30, 31 में वो 20 साल के थे केवल, और 20 साल की उम्र में उन्होंने झंडा मुंह में दबा करके और गिरने नहीं दिया उसको, झंडे को किसी हालत में। जब वो ये प्रयास कर सकते थे, हम तो कुछ तो कर सकते हैं। उस समय तो ये लगता भी नहीं था कि आज़ादी आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी, 20 साल के अंदर, 17-18 साल के अंदर आ जाएगी। आज़ादी आ गई। आज़ादी आई नहीं है, आज़ादी लाई गई है। किसके द्वारा? हमारे शहीदों के द्वारा और हमारे तपस्वियों के द्वारा, साधकों के द्वारा। साधकों, सुधारकों, शहीदों और संतों के माध्यम से आई है। 4 संतों ने इसमें तप किया है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि और महर्षि अरविंद। इन लोगों के तप ने हमको आज़ादी दिलाई है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इस आज़ादी को सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, ताकि हम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले वाली घोषणा को साकार कर सकेंगे? कहाँ लगते हैं उनकी चिताओं पे मेले? कौन लगाता है? उनके तो मकान ही उजाड़ दिए गए, उनके तो स्मृति अवशेष भी नहीं बचे। कोई शहीद की स्मृति अवशेष नहीं बचे। जहाँ पर उनके अवशेष हैं उनके सामने नए मकान खड़े कर दिए गए, उनको भू माफिया ने उनको कब्जे में कर लिया। ये देश कौन सा देश है? ये देश कोई नकली देश है। इस नकली देश से हट करके हमें असली देश की ओर जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास कैसे करें? नए खून को, नई जवानी को, नई रवानी को मैं आह्वान करता हूँ कि तुम लोग मिलजुल करके प्रयास करो, तुम लोग मिलजुल कर कोशिश करो। तुम्हारे साथ हम लोग हैं, और हम लोग मिलजुल करके पूरा का पूरा तुम्हारी पीठ को थपथपाएंगे, तुमको आगे बढ़ाएंगे। और क्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसका एक नमूना पेश कर सकता है? क्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से एक संदेश जा सकता है पूरे देश और पूरे विश्व में
कि हम लोग मिलजुल करके एक वातावरण सब बनाएंगे जिससे कि यहाँ इस छोटी से स्थान से एक चिंगारी फूटती दिखाई पड़े। इस चिंगारी को देखकर लोगों के दिलों में भी डर बैठ जाए, अरे ये चिंगारी अगर फूटी है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आग बनेगी, और आग बनेगी तो सारे संसार को जला देगी, सारी दुनिया को जला देगी, हमारी ऐशो आराम की दुनिया को जला देगी, ऐसा उनको लगने लगे। क्या हम ऐसा करके दिखा सकते हैं? ये करके दिखा सकते हैं। शुरुआत आज से करो, अपने आप से करो, अपने अंतरंग जगत से करो, और आप देखो कि देखते देखते हम परिवर्तन ला करके दिखा सकते हैं। भाइयों बहनों, ये आज़ादी का जो आंदोलन, आज़ादी का जो दिवस है, हमारे हर साल कर्मकांड की तरह से मनाया जाता है। ये कर्मकांड होता है जिसमें कि हम झंडा लहराते हैं, झंडे को सैल्यूट मारते हैं, खूब नाच गाने होते हैं, और उसके बाद फिर मिठाई मिलती है, मिठाई बंटती है, वो बच्चे जोर से चिल्लाते हैं आज छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है, बस इतना कहकर घर चले जाते हैं। यहाँ तक सीमित नहीं है, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या, एक आग अपने अंदर, एक चिंगारी अपने अंदर, एक स्पार्क अपने अंदर लगाने की कोशिश करो, जिससे कि वो स्पार्क एक ज्वाला बन जाए, एक ज्वालामुखी बन जाए, और बदलते बदलते अगले स्वतंत्रता संग्राम आने तक उसका एक छोटा सा स्वरूप दिखाई देने लगे। और आने वाले 2-3-4 वर्षों में हम न केवल उत्तराखंड को बल्कि पूरे भारत को आश्वासन दे सकें कि नहीं, ये आज़ादी, ये जो एक झटका हमको लगा है, इसने हमें जगाया है। ये जो झटका हमें नियमित रूप से लगता है विभिन्न प्रकार के घोटालों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के विस्फोटों के माध्यम से, उससे हम जाग गए हैं। अब हम इसको फिर से नहीं होने देंगे, हम राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। मित्रों, सैनिकों को सलाम, सारे के सारे हमारे देश की सुरक्षा करने वाले जितने भी हमारे आईटीबीपी के फोर्स के जवान हों, चाहे वो एनडीआरएफ के हों और चाहे वो आर्मी के जवान हों, सेना के जवान हों, जिन्होंने जिस प्रवृत्ति के साथ काम किया, उन सबको सलाम करते हुए और उन आज़ाद हुतात्माओं को, उन सभी को हम लोगों ने आज सुबह श्रद्धांजलि दी, वहाँ पे आप सबकी तरफ से वहाँ दी है कि उन सभी जिनकी जान चली गई अनजाने, मालूम नहीं कितने मरे, किसी को नहीं मालूम। मेरा जो अनऑफिशियल आंकड़ा जो मेरे पास उपलब्ध है वो कहता है 40,000 से ज़्यादा आदमी मरे हैं उत्तराखंड में। मित्रों, ये 40,000 से ज़्यादा आदमियों के कहीं नाम इतिहास में नहीं लिखे जाएंगे कि शहीद हो गए, वास्तव में शहीद हो गए, ख़त्म हो गए, बह गए, नर्मदा चले गए, गंगा में बहते बहते समुद्र में चले गए। अब इनको कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा, या मलबे में दबे होंगे कहीं, उस मलबे को कोई नहीं उखाड़ पाएगा। तो क्या करें, हम सबको मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा। मित्रों, हम सब मिलजुल करके इस देश को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करें, और आज़ाद देश, वास्तव में सही अर्थों में आज़ाद देश, अविभक्त देश, अखंड देश, अविभाज्य देश, ऐसा बनाने की कोशिश करें। खूब खूब मंगल कामनाएं आज़ादी के इस नए दिवस की आप सबके लिए। खूब खूब आशीर्वाद।